ध्यान देना, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। जल्दी जल्दी हम लोग क्विकली इसको एक बार देख ही लेते हैं। हमने देखा था एंजाइम का जो टाइप है उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेटा जी, ध्यान दीजिए। पहला हमने देखा था कि वो सिंपल टाइप पर होगा, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, वेरी गुड, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड एंजाइम बोलते हैं ना। चलो ध्यान दो, सिंपल टाइप में हम लोग देख रहे थे केवल प्रोटीन का बना हुआ होता है, याद करो। हमने बताया था मेड ऑफ ओनली प्रोटीन, मेड ऑफ ओनली प्रोटीन, ठीक है ना। ये केवल प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। जबकि इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था पेप्सिन हो जाएगा ना, एक और था ट्रिप्सिन भी हमने बताया था, ट्रिप्सिन ना। ये दोनों एग्जाम्पल जो है सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। जबकि कॉन्जुगेटेड को देखेंगे ना तो असल में ये जो है ना हमारा, एक मिनट रुक जाओ, मम्मी का फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ध्यान दो, कंजुगेटेड जो हमारा एंजाइम होता है ना, उसकी खासियत क्या होती है बेटा जी, इसे क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। कंजुगेटेड जो होते हैं ना उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है उसमें प्रोटीन वाला पार्ट ना, और दूसरा जो प्रोटीन का पार्ट नहीं होता है जिसको हम बोलते हैं नन प्रोटीन पार्ट ना। कोई मुझे बताएगा क्या आप प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो। क्या बात है, वेरी गुड। प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। ओके, एक्सेलेंट बेटा। प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है ना। जबकि नन प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बताना। क्या बात है, को फैक्टर बोलते हैं, एक्सेलेंट बेटा। इसको हम लोग को फैक्टर के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो एपो एंजाइम जो हमारा है ना वो प्रोटीन वाला पार्ट है, असल में जो हमारा एक्टिव साइट है इसी में प्रेजेंट होता है ना। तुम बताओ कहां पे हमारा एक्टिव साइट होगा, प्रोटीन में ही ना एक्टिव साइट होना चाहिए, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा ना। तो बोल सकते हैं एपो एंजाइम ही हमारा एक्टिव साइट कंटेन करता है, कंटेंस किसको, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव साइट को, ठीक है ना। चलिए जी, हम लोग अब आते हैं को फैक्टर पे, ध्यान देना। अगर हम बेटा हम लोग को फैक्टर की बात करें तो याद करो हमने कितने टाइप बताए थे, चैट बॉक्स में बताना मुझे। हमने बताया था 3 प्रकार का, क्या बात है, एक्सलेंट, सब पर क्या है, गुड। ओके हदीवा बता बेटा को फैक्टर में कौन कौन सा होगा। पहला इंजाइम, पहला तो हमारा एग्जांपल था जिसको हम लोग बोलते थे को इंजाइम, हाँ को इंजाइम हम बोलते थे, या उससे बेहतर हमारा वर्ड जो होगा, हाँ को इंजाइम बोल सकते हैं, को इंजाइम। ओके, उसके बाद कौन सा था, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। दूसरा था प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप ना। और जो तीसरा हमारा था दैट वन वाज मेटल एक्टिवेटर, वेरी गुड बेटा। तीसरा जो था हमारा वो था मेटल एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके का एंजाइम था हमारा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। पहला जो हमारा था वो को एंजाइम था, ठीक है ना। दूसरा हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप था बेटा, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारा था वो था मेटल एक्टिवेटर, ठीक है ना। अब देखो को एंजाइम के बारे में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है वो, वेरी गुड बेटा नाजरीन, वेरी गुड। पहला तो ये है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ना, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, असल में ये एपो एंजाइम के साथ ना बहुत धीरे से जुड़ता है या बहुत ही हल्का से जुड़ता है, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला देख लेते हैं, ये है लूजली बॉन्डेड टू एपो एंजाइम, लूजली बॉन्डेड होता है टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम से उतना तेजी से या उतना अच्छे से ये जुड़ा हुआ नहीं होते हैं,
ठीक है ना। और जनरली ये विटामिन से बनता है, हम लोग जो विटामिन खाते हैं, हमारे बॉडी में जो विटामिन होता है वो इसका निर्माण करता है। ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं जनरली ये किस चीज का बना हुआ होगा, तो जनरली ये विटामिन जो है ना उससे बना हुआ होता है, या विटामिन डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, जनरली ये विटामिन डेरिवेटिव होता है। जबकि अगर हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात करेंगे बेटा जी, ध्यान दीजिए, अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा, ध्यान देना, इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एपोएंजाइम के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ था, पकड़ के रख रखा है उसको। ठीक है ना, फॉर्मली अटैचमेंट होता है। बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये जो है ना फॉर्मली अटैच्ड होता है। ठीक है ना, टू किससे, एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम से जो है ना ये फॉर्मली ये बहुत अच्छे से, एक मिनट एक मैसेज में देख लेता हूँ कौन मैसेज कर रहा है, एक मिनट रुक जाता है। हाँ, तो ये जो हमारा है ना फॉर्मली अटैच्ड होता है बेटा जी। ओके, एक मिनट रुक जाओ, कुछ चैट बॉक्स में प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट रुक जाना, मैं थोड़ा चैट बॉक्स देख लूं। ओके, अब सही है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है ना हमारा फॉर्मली अटैच्ड होता है एपोएंजाइम के साथ में। ठीक है ना, उसके साथ जो है ना बहुत अच्छे से ये जो होता है क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है बेटा। ठीक है ना, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ ये काफी है अपने लिए। ठीक है ना, और अगर हम लोग तीसरा देखेंगे मेटल एक्टिवेटर, तो मेटल एक्टिवेटर में क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कहीं कहीं पे हमारा कैल्शियम भी हो जाता है, कहीं कहीं पे मैग्नीज भी हो जाता है, कहीं कहीं पे क्लोरीन भी हो जाता है। ये सब क्या करते हैं, बहुत मतलब लूजली अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, और अटैच होने के बाद एंजाइम को एक्टिवेट करने का उसको जो है ना सक्रिय कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो एंजाइम जो हमारा बेटा क्लियरली हम लोग को समझ में आ रहा है, दो प्रकार का है। सिंपल एंजाइम जिसमें केवल प्रोटीन होता है, उसी के पास में एक्टिव साइट भी होता है। कंजुगेटेड एंजाइम जिसका दो पार्ट है, एक है हमारा प्रोटीन वाला पार्ट जिसको बोलेंगे एपोएंजाइम, और जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कौन सा है वो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को बेटा। ठीक है ना, को एंजाइम हमारा है। ठीक है ना, या उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या मेटल एक्टिवेटर। ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ टाइप ऑफ एंजाइम क्लियर हुआ या नहीं, हाँ या चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताना बेटा, क्लियर है। मैसेज क्यों नहीं आ रहा आप लोग का, एक मिनट, अच्छा हाँ, चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, अब मैसेज आ जाएगा। ओके बेटा, गुड गुड, एक्सलेंट। क्या हुआ माही, तू हंस बहुत ज्यादा रही है, दांत टूटेगा तुम्हारा। अच्छा, डिसेबल करके पूछ रहे थे इसलिए, चलो ठीक है, गुड। हम्म, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है ना, अब हम लोग टाइप ऑफ एंजाइम को इसके मतलब कि क्या बोलते हैं जटिलता के आधार पर डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, अच्छा जवाब पूछ रही है सर मेटल एक्टिवेटर क्या है। देख बेटा, कुछ कुछ एंजाइम को एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए मेटल की आवश्यकता होती है, उसी मेटल को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्टिवेटर। क्लियर, कुछ एंजाइम को अपना एक्टिव काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए मेटल्स की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्टिवेटर। जैसे एक एग्जाम में हेक्सोकाइनेज तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में, उसको एक्टिवेट होने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, तो मैग्नीशियम वहां पे मेटल एक्टिवेटर हो गया। समझ रही हो ना, चलो आगे बढ़ते हैं, गुड। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अपन अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम करने वाले हैं, ज्यादा डिटेल इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे,
जो बुक में लिखा हुआ है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ओके। ध्यान देना, अगर हम लोग एंजाइम को क्लासिफाई करना चाहे बेटा जी, ध्यान देना, तो असल में एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। ध्यान देना, एंजाइम को हम लोग देखेंगे ना तो इसको हम लोग 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। ध्यान देना, एंजाइम जो है उसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, और वो जो 6 क्लास है उसके काम के आधार पे, क्या वो फंक्शन कर रहा है, इसका क्या रोल है, उसके आधार पे उसको 6 क्लासेस में डिवाइड की गई है, ठीक है ना बेटा। चलो सबको बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, पहले पर लिख लेते हैं 6 क्लास, ठीक है ना। ऐसे मैं बना लेता हूं। चलो ये जो 6 क्लास है उसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग को पता है ना, हाँ या ना। रिडॉक्स रिएक्शन पता है ना, H+ आयन का इधर उधर करना, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होना, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का इधर उधर होना ना। तो चलो ध्यान दो, बहुत सारे एंजाइम जो है ना वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वो करें। तो वैसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीडन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलेंगे, या कभी कभी इसको हम लोग डीहाइड्रोजनेज के नाम से भी जानते हैं। डीहाइड्रोजिनेज जो है उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाला जो एंजाइम है उसको हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलेंगे, या उसको हम लोग डीहाइड्रोजनेज जो है उस नाम से भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, ध्यान दो, इसमें जैसे कोई हमारा S1 है, मान लो कोई सबस्ट्रेट है, ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पे कोई दूसरा सबस्ट्रेट S2 है, वो इसके साथ रिड्यूस्ड हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा जो ऑक्सीडाइज्ड हमारा S1 है, ठीक है ना, S1 जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जो है, वो अब क्या होने वाला है, जो ऑक्सीडाइज था हमारा वो अब रिड्यूस हो जाएगा ना। S1 जो है वो हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा, और जो हमारा S2 अभी तक रिड्यूस्ड था वो हमारा S2 क्या हो जाने वाला है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये काम करने के लिए जो एंजाइम आएगा, असल में उसी एंजाइम को हम लोग बेटा जी नाम क्या देने वाले हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है ना। चलो अब हम लोग दूसरी की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। चलो सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड वाला, ध्यान देना। सेकेंड वाला जो एंजाइम हमारा है, सेकेंड जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरेज। मैं थोड़ा इसको इधर ही लिखता हूँ, ध्यान देना। सेकेंड जो एंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरेज। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, कोई चीज ट्रांसफर करने वाला है और क्या, ठीक है ना। कोई चीज एक अणु से, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ये एंजाइम डाल देगा, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे डाल देगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरेज ना। जैसे मान लो एक सबस्ट्रेट S1 है, और उसके पास में उसके साथ लगा हुआ था G, कोई मॉलिक्यूल है, कोई पार्ट है, ठीक है ना, वो G उसके साथ लगा हुआ है, रिएक्ट कर रहा है कोई दूसरे सबस्ट्रेट S2 से, और रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ है, S1 का जो G है ना वो ट्रांसफर हो गया है S2 पे, उसके पास जाकर के लग गया ना। तो यहाँ पे ये जो G है हमारा, ध्यान देना, कोई ग्रुप है, कोई रेडिकल है, कुछ भी होगा, ये जो G है वो हमारा S1 से S2 पे ट्रांसफर हो गया। ये जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, ये असल में जिस एंजाइम के द्वारा किया जाएगा, उस एंजाइम को बेटा हम लोग नाम देने वाले हैं क्या, ट्रांसफेरेज, ठीक है ना। ये एंजाइम अपना ट्रांसफेरेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वैसे ही तीसरा एंजाइम भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दो, एक मिनट, चैट बॉक्स में क्या है, सर जी यहाँ पे क्या सेंस रखता है, बेटा जी कोई भी ग्रुप होगा, जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई रेडिकल होगा, कोई मॉलिक्यूल का मतलब एटम्स का ग्रुप होगा, जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे चला जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नाम देने वाले हैं ट्रांसफेरेज, ठीक है ना। वैसे ही एक तीसरा एंजाइम का नाम भी मैं लिखता हूँ, ध्यान दो।
तीसरा एंजाइम का जो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ध्यान देना, चलो मैं ऐसे ही एरो करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तीसरा एंजाइम जो बेटा बेटा हमारा जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, सॉरी, वन मिनट, हाइड्रो, मेरा अल्फाबेटिकल मिस्टेक बहुत होता है, ठीक है ना। हाइड्रोलेजेस, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ये हाइड्रोलेजेस जो हमारा है वो क्या करता है, समझना मेरी बात, ठीक है ना। असल में ये क्या करता है, जो ईस्टर हमारा हो गया, या ईथर हमारा हो गया, ये पेप्टाइड हो गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गए, ऐसी बॉन्ड्स को वो क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, ठीक है ना, उसको तोड़ता है, ठीक है ना। सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको तोड़ता है, ठीक है ना। और इस तरीके से चूंकि उस बॉन्ड को तोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोलेज, या हाइड्रोजन को, या बोल सकते हैं वाटर को जोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये सिंपली करता क्या है, ध्यान दो, मैं लिखता हूँ हाइड्रोलेज के बारे में, एक मिनट। हाइड्रोलेज एंजाइम के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी जगह पे। क्या करता है ये, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंजाइम जो है ना, ब्रेक करता है, किसको, कौन कौन से बॉन्ड को, तो ध्यान दो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो एस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको तोड़ता है, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावे देखेंगे तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको तोड़ता है, ठीक है ना। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे बॉन्ड है उसको तोड़ता है, मेनली ये तीन बॉन्ड जो है उसके द्वारा टूटते हैं, ठीक है ना। और इस एंजाइम का अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग प्रोटीएज एंजाइम की बात करते हैं, इसी का एग्जाम्पल प्रोटीएज, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं लाइपेज, इसी का एग्जाम्पल है लाइपेज। या हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है, जैसे हम लोग हमारे माउथ में होता है, सलाइवा को में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो सारे एंजाइम जो है ना इसी का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, तीन क्लास में एंजाइम को ग्रुप डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्लास में डिवाइड किया गया बेटा, हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है, सॉरी, 6 क्लास में डिवाइड किया गया है एंजाइम को। पहला हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा हमने डिस्कस किया ट्रांसफेरेज, तीसरा हमने डिस्कस किया हाइड्रोलेज, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगला, ठीक है ना। नेक्स्ट एंजाइम जो इसके अलावा हम लोग देखें, चौथा नंबर, ठीक है ना। तो वो एंजाइम जो हमारा है यहाँ पे वो लाइएज है। मैं लिखता हूं LYASES, लाइएज एंजाइम, ठीक है ना। लाइएज एंजाइम, इसका क्या फंक्शन है बेटा, ध्यान दो। ये जो लाइएज एंजाइम जो होता है ना, वो क्या करता है, ध्यान दो। कोई सबस्ट्रेट मान लो ऐसे है, कार्बन है, कार्बन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है एक्स और उसके साथ जुड़ा हुआ है वाई, ठीक है ना। तो ये एंजाइम अगर उस पर एक्शन करे, अगर ये एंजाइम उस पर काम करे, तो क्या करेगा, वो एक्स वाई को तोड़ देगा, ऐसे, ध्यान दो, यहां से ये टूटेगा इस तरीके से, ठीक है ना। और टूटने के बाद बेटा क्या होने वाला है, ध्यान दो, ये सी एक बॉन्ड के द्वारा तो आपस में जुड़ा हुआ है, और ये जो टूटा हुआ इसका बॉन्ड है, ये आपस में क्या होने वाला है पता है आपको, जुड़ जाएगा, और इस तरीके से डबल बॉन्ड सी बन जाएगा, ठीक है ना। और जो एक्स वाई था वो आपस में जुड़ करके इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। या मेनली हम लोग बोल सकते हैं लाइएज एंजाइम जो हमारा है ना, वो क्या करता है, लाइएज एंजाइम मेनली क्या करता है बेटा, वो डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन करने वाला जो एंजाइम है वो मेनली हमारा लाइएज है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे तो और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, चलो मैं यही पे लिख देता हूं। नेक्स्ट एंजाइम जो हमारा है दैट वन इज आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, ठीक है ना। और हमें लगता है आइसोमेरेज के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको आइसोमर तो पता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना, आइसोमर आप लोग पढ़े हो कि नहीं। बिल्कुल बेटा, एक्सेलेंट। हाँ, तो ये जो एंजाइम है ना क्या करता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के उसको दूसरे आइसोमर में बदल देता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है वन आइसोमर इनटू, किसमें, अनदर, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है, ठीक है ना। तो ये एंजाइम हमारा था बेटा जी आइसोमेरेज, ठीक है ना।
चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं। चल डबल बॉन्ड एक साथ कैसे ब्रेक हो सकता है, नाजरीन बोल रही है। बेटा नाजरीन ऐसा है, ये लाइज जो है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक कहाँ कर रहा है बेटा। हम ये बोल रहे हैं कि ये एक्स जुड़ा हुआ है वो टूट गया, वाई जो है वो टूट गया, और एक्स वाई आपस में एक दूसरे को पकड़ लिया, और यहाँ पे एक बॉन्ड इसका खाली जो हुआ कार्बन का और इस कार्बन का आपस में जुड़ करके डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा आइसोमेरेज। ठीक है ना। आइसोमेरेज के बाद हम लोग लास्ट एंजाइम डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है ना। लास्ट एंजाइम जो अपना है, चलो उसको मैं ऊपर में बना यहाँ पे। लास्ट एंजाइम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज लाइगेज या सिंथेटेज। लाइगेज, लाइगेज जोड़ने वाला, या सैंथेटेज। ठीक है ना, या सिंथेज बोलेंगे ज्यादा सही है। ठीक है ना। लाइगेज या सिंथेज की बात कर लेते हैं। देखो, ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला है, इसको हम लोग ग्लू बोलते हैं। वो जो चिपचिपा होता है, चिपकाने के लिए जो होता है फेविकॉल टाइप का, उस एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ग्लूइंग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को अटैच करता है। ठीक है ना, या बोल सकते हैं ये एंजाइम ज्वाइन करता है किसको, टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग लाइगेज के नाम से डिस्कस करते हैं। हाँ बिल्कुल, गम के जैसा बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 6 तरीके का एंजाइम हुआ बेटा, ध्यान दो। हमारे पास 6 तरीके का एंजाइम हुआ, ऑक्सीडोडिडेक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज। ओके, लाइएज हमारा 4th नंबर हो गया। ओके, आइसोमेरेज 5th नंबर। ओके, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट 6th नंबर जो हुआ वो हमारा लाइगेज या सिंथेज एंजाइम। ठीक है ना। पहला हमारा है ऑक्सीडोडिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। दूसरा ट्रांसफेरेज, जो कि एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर देता है, एक जगह से दूसरे लोड कर देता है। तीसरा हाइड्रोलेज, जो कि क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, और इस तरीके से ब्रेक बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड जो हमारा है उसको तोड़ता है। ठीक है ना, ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको तोड़ता है। ठीक है ना। आइसोमेरेज, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में ट्रांसफर कर देना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना। और लाइगेज या सिंथेज क्या है, वो एक तरीके का ग्लूइंग एंजाइम है, गम एंजाइम है, जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 टाइप के हमारे जो है ये एंजाइम हुए। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन के आधार पे 6 क्लास में हम लोग एंजाइम को डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है ना। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में, कोई भी इसमें किसी को प्रॉब्लम तो जल्दी मुझे बताओ। एनीबडी, कोई भी। ना जी, ओके, नो प्रॉब्लम। समझ में नहीं आया नाजरीन, क्यों नहीं आया बेटा। हम्म, लास्ट वाला फिर से। ओके माही, अरे लाइगेज बोल रहे हैं, लाइगेज ऐसे एंजाइम को बोलते हैं जैसे गम नहीं होता है, दो पेपर को चिपकाती है, वैसे दो मॉलिक्यूल को चिपकाने वाला जो एंजाइम होता है उसको लाइगेज बोलते हैं। और क्या। ओके बेटा, गुड गुड गुड। चलो ठीक है, फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर से सुन मेरी बातों को दोहरा। ठीक है ना। 6 प्रकार से एंजाइम 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला ऑक्सीडोडिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, दूसरा ट्रांसफेरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाइएज, पांचवा आइसोमेरेज, छठा लाइगेज या सिंथेज। कल आते ही मैं ये सब पूछूंगा, सारा का सारा मैं पूछूंगा। ठीक है ना, याद करके सबको रखना। ओके, आगे बढ़े, इजाजत दीजिए। बताइए मालिक, आगे बढ़े या नहीं। ओके जी, बढ़ जाए। ठीक, चलिए गुड। हाँ बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, चल अब डिस्कनेक्ट भी होने वाले हैं। एक चीज ज्ञान का बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, रुक जा 1 मिनट। देख, एक ज्ञान का बात बता रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे एंजाइम की बात की है ना, ये बड़ा सस्ता वाला क्लासिफिकेशन तुमको हम बता रहे हैं जो तुम्हारे काम का है। असल में एंजाइम का क्लासिफिकेशन बहुत जटिल है। ठीक है ना, बहुत सस्ता वाला एंजाइम तुमको होता है, ऐसे ऐसे डिवाइड करना है इसको 6 क्लास में। लेकिन वास्तविक बात क्या है पता है तुमको, एंजाइम जो है ना, ठीक है ना, उसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, और हर एक क्लास को, ध्यान देना, हर एक जितने भी क्लास है ना, उस क्लास को फिर से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, और फिर से 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया गया।
ठीक है ना। तो ज्ञान का बात ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे नीट में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, और जितने भी क्लास है हर एक क्लास को 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। हम लोग को सब क्लास लेवल पे नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ। एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, और हर एक क्लास को 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो ये ज्ञान का बात जो है आप लोगों को याद रखना है। मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं एंजाइम की कितने क्लास हैं? 6 क्लास है ना। और सब क्लास कितने हैं? हर एक एंजाइम का सब क्लास होगा 4 से 13। ठीक है ना। तो अगर 4 हुआ, सबसे कम 4 ही हो सकता है। तो अगर सबसे कम 4 है, तो हम लोग 6 को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24। कम से कम 24 सब क्लास तो है ना। कम से कम 24 सब क्लास तो है। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो हर एक क्लास का ज्यादा से ज्यादा 13 सब क्लास हो सकता है। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 78 ना। तो बोल सकते हैं कि एंजाइम का 24 से 78 सब क्लास मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है ना। एंजाइम का 24 से 78 सब क्लास मैक्सिमम हो सकता है। अगर तुमसे क्वेश्चन बहुत भारी पूछा जाए ना, तो इस तरीके से बना करके पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो जस्ट समझ बढ़ाने के लिए था ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम डिस्कस कर चुके बेटा। अब इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम के फंक्शन को कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर जो है कौन कौन से ऐसे हैं जो एंजाइम के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग किसको? तो एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है ना। एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर है या कारक है जो उसके कार्य प्रणाली को, काम करने की क्षमता को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी की बात करेंगे, तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। कौन कौन सा है पहले हम लोग उसका नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे अगर तुम बात करोगे तो सबसे पहला जो फैक्टर बनता है ना एंजाइम को काम अफेक्ट करने वाला, दैट वन इज टेम्परेचर। पहला फैक्टर है। ठीक है ना। वैसे ही हम लोग दूसरा फैक्टर देखेंगे, तो जो पीएच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम के फंक्शन में। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा मात्रा में है, कितना ज्यादा मात्रा में अभिकारक है या हमारा सबस्ट्रेट है ना। तो जो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंजाइम के जो एक्टिविटी है, उसका जो काम है वो कैसे काम कर रहा है उसको पता करने में। ठीक है ना। उसके साथ साथ कुछ जो होता है इनहिबिटर होते हैं, अवरोध होते हैं, इनहिबिटर। ठीक है ना। वो भी अफेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्टिविटी को। ठीक है ना। तो वैसे तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम लोगों को जो मेनली डिस्कस करना है, ठीक है ना, यहाँ पे ये 4 डिस्कस करना है जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। ये 4 ऐसे फैक्टर है जो कि एंजाइम के फंक्शन को, कार्य को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो चलो जी, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। मेरा आवाज एकदम क्लियर जा रहा है आप लोगों के पास कि नहीं? साउंड में कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? बताना मुझे साउंड में अगर प्रॉब्लम हो तो। मैं माइक यूज नहीं कर रहा। ओके बेटा, गुड। ठीक है। हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बता, मोस्ट ऑफ द एंजाइम किस चीज का बना हुआ है? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बता, कमेंट में। अधिकांश एंजाइम किस चीज का बना हुआ है? बिल्कुल बेटा, गुड, प्रोटीन का बना हुआ है ना। और प्रोटीन के कौन से फॉर्म जो है वो एक्टिव होते हैं? जल्दी बता, कौन से फॉर्म एक्टिव होते हैं? एक्सेलेंट बेटा, टर्सरी और क्वाटरनरी ना, ये एक्टिव फॉर्म होता है। और टर्सरी और क्वाटरनरी फॉर्म में बहुत सारे हमारे बॉन्ड होता है। और तुमको पता है कि बॉन्ड अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा है तो बॉन्ड टूटेगा ना। मतलब ज्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारा बॉन्ड टूटेगा, प्रोटीन खराब हो जाएगा।
और प्रोटीन खराब हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा ना। यही कारण है कि एंजाइम जो है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करता है। असल में अगर हम वो बात करें कायदे से तो 50 डिग्री सेल्सियस के बाद तो एंजाइम काम ही नहीं करता, टूट जाता है, बिखर जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है ना। तो एंजाइम जो है ना बहुत कम या बहुत नैरो रेंज जो है उसमें फंक्शन करता है। ठीक है ना। तो पहला तो हम लोग पॉइंट इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो हमारा एंजाइम होता है, ठीक है ना, वो फंक्शन करता है इन अ नैरो रेंज। ठीक है ना। नैरो रेंज जो है उसमें ये काम करता है, बहुत ज्यादा तापमान पे ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना। उसके लिए मतलब कि हो सकते हैं कि अगर ज्यादा तापमान बढ़ा दिए तो क्या होने वाला है, वो टूट जाएगा। मैं लिख देता हूं, एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग हाई टेम्परेचर करेंगे क्या होने वाला है, हमारा एंजाइम डिग्रेड कर जाता है। ठीक है ना। एंजाइम डिग्रेड्स। ठीक है ना। वो टूट जाता है। और जब वो टूट जाएगा तो काम कौन करेगा भाई साहब ना। बोल सकते हैं नैरो रेंज बेटा 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बोल सकती हो, जिस समय जिस टेम्परेचर पे अपना सेल बहुत अच्छे से काम करता है। चलो ज्यादा टेम्परेचर होने पे क्या हुआ, एंजाइम हमारा टूट गया। ठीक है ना। और अगर हम लोग लो टेम्परेचर कर दे तो, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर कर दे तो, बेटा अगर हम लोग कम टेम्परेचर कर देंगे ना तो क्या होने वाला है, ध्यान देना। लो टेम्परेचर पे उसको एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं मिलेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। एंजाइम जो है वो क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो भी काम नहीं होगा ना। तो इस तरीके से यही चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एंजाइम जो हमारा है ना वो नैरो रेंज में काम करता है। हाई टेम्परेचर पे भी वो काम नहीं करेगा, और जो लो टेम्परेचर है उस पे तो वो काम नहीं करेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ही उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज देखा गया है एंजाइम के बारे में। क्या देखा गया है, ध्यान देना। हर एक एंजाइम जो है ना, असल में देखा क्या गया है कि कुछ खास टेम्परेचर पे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे तुमको बताऊं समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा जो एंजाइम, तुम्हारे बॉडी में कोई एंजाइम 20 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, चलो उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस बना देते हैं। तो तुम क्या देखोगे, इसका जो फंक्शन जो है ना एंजाइम का फंक्शन दुगुना हो जाता है। ठीक है ना। फंक्शन डबल हो जाता है, ऐसा देखा गया है। 30 से 40 मान लो। ठीक है ना। तो उसका जो हमारा फंक्शन जो है फिर से क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है ना। इसका उल्टा भी है, 40 से 30 पे जाओगे तो फंक्शन उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। उसका फंक्शन क्या होता है, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही अगर 30 से 20 जाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा, फंक्शन उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि कुछ एंजाइम में ऐसे गुण हैं कि वो नैरो रेंज है ना, उसी नैरो रेंज पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे या तो दुगुना हो जाएगा उसका फंक्शन या तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं Q10। ठीक है ना। इस घटना को जिसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे दुगुना हो जाता है या हाफ हो जाता है, इस घटना को हम बोलते हैं Q10। ठीक है ना। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान देना। इसको बोला गया है क्या, Q10। हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, फंक्शन उसका दुगुना हो जाता है, उसका एक्टिविटी दुगुना हो जाता है। और Q10 चूंकि दुगुना हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, इसलिए बोलते हैं कि इसका Q10 का वैल्यू कितना है। तो Q10 का वैल्यू है इसका 2। दुगुना कर देने पे मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे दुगुना हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका Q10 कितना है, 2। ठीक है ना। बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, बोल सकते हैं at 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीमेंट या इंक्रीज क्या होता है, फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है यहाँ पे, बोल सकते हैं गेट्स डबल्ड, दुगना हो जाता है। इसी घटना को हम लोग Q10 के नाम से जानते हैं।
और बोलते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो दुगुना उसका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक सर्टेन पीरियड तक ही। अब ऐसा नहीं कि तुम 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते चले गए, टूट जाएगा बीच में ही, वो काम ही करना बंद कर देगा। ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है बेटा, वो क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बताओ जी। ओके बेटा, वेरी गुड। ये बताओ पेज नंबर कौन सा होगा ये, जल्दी चैट बॉक्स में। पेज नंबर 3। ओके बेटा, गुड। चलो ठीक है, गुड बेटा। तो ये हमारा टेम्परेचर था जो कि इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ऐसा करें कि इसका थोड़ा ऐसा करते हैं कि इसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो मान लो ये टेम्परेचर का लाइन में बनाना हो, ध्यान देना, ये टेम्परेचर का मैं लाइन बना रहा हूं। और ये हम बना रहे हैं यहाँ पे क्या, ये हम बना रहे हैं एंजाइम के एक्टिविटी का ग्राफ। एंजाइम के एक्टिविटी का ग्राफ। तो तुमको क्या देखने को मिलता है, एंजाइम जो है ना कुछ नैरो रेंज के टेम्परेचर में ही काम करता है। शुरुआती में जब तुम एंजाइम को क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका एक्टिविटी बढ़ेगा, एक समय पे उसका एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही तुम बढ़ाना चाहोगे इसका एक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका एक्टिविटी आधा होता चला जाता है ना। तो इस तरीके से तुम एंजाइम के अगर एक्टिविटी को देखोगे तो इस तरीके से काम कर रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे घंटी को उल्टा लटका दिया गया है। इस तरीके का जो है इसमें इमेज बनता है। तुम देखोगे क्या, शुरुआत में जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका एक्टिविटी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आने के बाद, एक मतलब परासर आने के बाद, एक बिंदु आने के बाद, अब जो है हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो एक्शन है वो कम होता है। ठीक है ना। तो एंजाइम का जो ग्राफ है टेम्परेचर के लिए ऐसा होता है, इसको अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। एंजाइम का एक्टिविटी या एंजाइम का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें क्लियर जो भी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ या ना? ओके बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। गुड। चलो नेक्स्ट। हाँ, टेम्परेचर के बाद कौन सा था? टेम्परेचर के बाद था पीएच। ओके, चलिए जी पीएच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट। अपन थोड़ा सा पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। पीएच कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम को, एक्टिविटी को। ठीक है ना। ध्यान देना, अगर हम लोग पीएच के बारे में बात करेंगे ना बेटा, तो पीएच भी कुछ टेम्परेचर के जैसा ही होता है। ध्यान देना, समझना मेरी बात। तुम देखोगे क्या कि हर एक एंजाइम जो है ना उसका अपना पर्टिकुलर पीएच होता है। जैसे कुछ एंजाइम जो है ना एसिडिक कंडीशन में अच्छे से काम करता है, कुछ बेसिक कंडीशन में अच्छे से काम करता है, कुछ न्यूट्रल कंडीशन में काम करता है। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि ईच एंजाइम, ठीक है ना, ईच एंजाइम फंक्शन बेस्ड इन इट्स पार्टिकुलर, क्या, तो पीएच रेंज। ठीक है ना। कुछ पार्टिकुलर पीएच रेंज होता है उसी में वो फंक्शन करता है बहुत अच्छे से। पार्टिकुलर पीएच रेंज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक एंजाइम है। ठीक है ना, एसिडिक एंजाइम होगा। कुछ एंजाइम बेस में बहुत अच्छे से काम करेगा तो उसको बेटा जी हम लोग नाम देंगे बेसिक एंजाइम ना। कुछ एंजाइम न्यूट्रल कंडीशन वाले इन्वायरमेंट में अच्छे से काम करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल एंजाइम। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एंजाइम जो है ना अलग अलग पीएच में बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन कहानी वही, वो एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल जो भी मीडियम हो, वो उस मीडियम में किसी पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। अब एसिडिक का मतलब 3 है तो 3 से लेकर के वो 2 पे अच्छे से काम करेगा। हो सकता है 1 पे जाते जाते उसका काम अच्छा ना हो। हाँ 3 पे है तो वो 4 तक बर्दाश्त कर सकता है, 4 से 5 जैसे ही जाएगा तो फिर से वो काम करना बंद कर देगा ना। तो अगर हम लोग देखें तो पता चलता है इसका भी जो है ना एक नैरो रेंज में ही ये काम करता है। ठीक है ना। हम लोग अगर देखें तो इसका भी ये जो एंजाइम है एक नैरो पीएच रेंज पे ही काम करता है। बोल सकते हैं ईच एंजाइम
फंक्शन इन अ नैरो पीएच रेंज, ठीक है ना। एक नैरो पीएच रेंज जो है उसी में वो काम करता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहे बेटा तो कैसे बनेगा, ध्यान देना मेरा बात। अगर बेटा जिसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, मान लीजिए मैं इस ग्राफ इधर पीएच दिखाता हूं और इस पे मैं एंजाइम का एक्टिविटी दिखाता हूं, ध्यान देना। ये है पीएच और ये है एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का एक्टिविटी। आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा कि किसी पार्टिकुलर पीएच पे सबसे अच्छा एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा काम ये करता है इस पीएच पे। लेकिन जैसे जैसे इससे दूर चला जाएगा इस पीएच से, मान लो ये 3 है, 3 से जैसे जैसे दूर चलता जाएगा ना, इसका जो एक्शन है वो कम होता जाएगा और एक पीएच पे तो वो काम करना ही बंद कर देगा। वैसे ही 3 से मान लो 0 की तरफ हम हमारा जा रहा है, जैसे जैसे 3 से दूर हो जाएगा उसका जो एक्टिविटी है वो कम होता चला जाएगा और एक ऐसा पीएच जाएगा कि वो काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे क्या समझ में आया हमको, एंजाइम जैसे वहां पे हमारा टेम्परेचर था, पर्टिकुलर टेम्परेचर के आगे पीछे वो अपना काम जो है वो धीमा कर देता था, वैसे ही पार्टिकुलर यहाँ पे पीएच है उसके आगे पीछे ये जो है अपना फंक्शन धीमा कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा पीएच है वो अफेक्ट कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर है बेटा, पीएच कैसे अफेक्ट कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताना चैट बॉक्स में। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो ठीक है, तो हमने 2 फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अभी तक में किसी को कोई क्वेश्चन, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना मुझे। एनीबॉडी हैज क्वेश्चन, नहीं, ओके बेटा। फतिया बोले सर हीम क्या होता है, अरे हीम हीमोग्लोबिन, हीम एक तरीके का को फैक्टर है बेटा, को फैक्टर है, आयरन का बना हुआ होता है जो हमारे प्रोटीन के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ओके, गुड बेटा। चलो ठीक है, अगले क्लास में इसे आगे डिस्कस करते हैं। अरे राइटिंग सुधार रहे हैं धीरे धीरे बेटा, काहे परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक हूँ मैं बेटा, ठीक हूँ। ओके, चलिए जी, क्लास को यहीं पे आज कंप्लीट किया जाए, अगले क्लास में, ठीक है। ओके, गुड नाइट।